हमारे पास आज एक स्कूल की साइंस वर्कशॉप की कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। यहाँ 8वीं क्लास के बच्चों को कुछ बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट्स कराए जा रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, सब कुछ उनके हाथ से वहीं पर हो रहा है। और इन रिकॉर्डिंग्स को सुनने पर एक बात साफ होती है, ये वर्कशॉप सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं है। ये सीखने के तरीके, गलतियां करने और फिर उन्हें सुलझाने के बारे में है। सही बात है। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कुछ अदृश्य, कुछ छिपी हुई ताकतों को बच्चों के लिए बिल्कुल साफ और महसूस करने लायक बनाया गया है। तो एक तरह से आज का हमारा मिशन है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। वाह! और इसकी शुरुआत किसी बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत से नहीं, बल्कि एक टूटे हुए खिलौने और एक वादे से होती है, जो हमें सीधे मर्फी के नियम तक ले जाती है। अरे वाह! मर्फी का नियम, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। चलिए इसी दिलचस्प मोड से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक वादे से। वर्कशॉप लेने वाले इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि जब वो पिछली बार स्कूल में आए थे तो उनका एक मॉडल, एक खिलौना ठीक मौके पे काम करना बंद कर गया था। हाँ, और उन्होंने बच्चों से वादा किया था कि अगली बार वो उसे ठीक करके जरूर लाएंगे। और यही मॉर्फी का नियम सामने आता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। जिस दिन मुझे किसी जरूरी मीटिंग के लिए प्रिंट आउट लेना होता है, उसी दिन प्रिंटर का कार्ट्रिज खत्म। बिल्कुल, ये लगभग एक सार्वभौमिक सत्य है। और इसका असली मतलब ये नहीं है कि दुनिया आपके खिलाफ है, बल्कि ये है कि सिस्टम में जितनी ज्यादा चीजें होती हैं, किसी एक के फेल होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। सही बात है। लेकिन यहाँ इस नियम को भरोसे से जोड़ा गया। जैसे कोई नेता वादा करके भूल जाता है और हमारा भरोसा टूट जाता है। उस खिलौने को ठीक करके वापस लाना बच्चों के सामने ये साबित करने जैसा था कि कही हुई बात का वजन होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बच्चों को सिखाता है कि विज्ञान में भी जब आपका एक्सपेरिमेंट फेल होता है, और वो 99% बार होता है, तो आप उसे छोड़ नहीं देते। आप वादा करते हैं कि आप इसे समझेंगे, इसे ठीक करेंगे। विश्वसनीयता ही तो विज्ञान की नींव है। और वो खिलौना भी कोई मामूली चीज नहीं थी। ये असल में जो फेमस टॉकिंग टॉम आता है, हाँ, उसका एक देसी जुगाड़ था। लैब में बच्चों ने ही मिलकर बनाया था, जो आवाज रिकॉर्ड करके उसे एक मजेदार हाई पिच में सुनाता है। इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। वर्कशॉप में यह सवाल उठाया गया कि हम क्यों हर छोटी छोटी चीज के लिए चीन या किसी और देश पर निर्भर हैं। यह खिलौना आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता सबूत था। और ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था, उसमें एक नया फीचर भी डाला गया था, एक एलियन की आवाज का मोड। ये दिखाता है कि इनोवेशन का मतलब हमेशा शून्य से कुछ बनाना नहीं होता। सही है। आप किसी मौजूदा आइडिया को लेकर उसे बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और इसी खिलौने से एक और मजेदार वैज्ञानिक बात सामने आई। जब एक छात्रा ने उसमें बोला तो उसकी आवाज बाकी लोगों के मुकाबले और भी ज्यादा तीखी और भी हाई पिच हो गई। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? क्या मशीन लड़के और लड़की की आवाज में फर्क करती है? नहीं, मशीन को कुछ नहीं पता। वो बस एक सीधी सादी मशीन है। वो जो भी साउंड फ्रीक्वेंसी सुनती है, उसे एक तय प्रतिशत, मान लीजिए 50% तक बढ़ा देती है। अच्छा। अब लड़कियों की आवाज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी या पिच पहले से ही ज्यादा होती है। यस। तो जब मशीन उस हाई फ्रीक्वेंसी को और 50% बढ़ाती है, तो नतीजा और भी ज्यादा हाई पिच आवाज होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ मैथ्स का खेल है। ये सच में कमाल है कि कैसे एक छोटी सी आवाज में इतनी सारी फिजिक्स छिपी है। और इसी तरह वर्कशॉप में सिर्फ बड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों पर भी ध्यान दिया गया जो सीखने की नींव बनाती हैं, जैसे कि नोट्स लेने का सही तरीका। हाँ, दो बहुत ही काम की बातें बताई गई। पहली, अपनी कॉपी के हर पन्ने पर हमेशा तारीख डालो। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन सोचिए, 6 महीने बाद जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, तो वो तारीख आपको तुरंत याद दिला देगी कि ये टॉपिक क्लास में कब पढ़ाया गया था, किस चैप्टर का हिस्सा था। और दूसरी सलाह तो मुझे बहुत ही शानदार लगी। पन्ने के बाईं ओर हमेशा 1 इंच का मार्जिन छोड़ो। मैं हमेशा सोचती थी कि मार्जिन बस अच्छा दिखने के लिए होता है। नहीं, इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है। अगर आपको कभी वो पन्ना फाड़कर किसी फाइल में लगाना पड़ा, तो आप मार्जिन वाली जगह पर पंच करेंगे। अच्छा। अगर मार्जिन नहीं होगा, तो आपके लिखे हुए जरूरी नोट्स छेद में कट जाएंगे। ये छोटी छोटी आदतें आपके काम को बहुत ऑर्गेनाइज्ड बना देती हैं। सही में। अब आते हैं उस एक्सपेरिमेंट पर जिसने सच में सबका दिमाग घुमा दिया। यहाँ से हमारा अदृश्य को देखने का सफर शुरू होता है। हाँ। 2 पाइप लिए गए, एक प्लास्टिक का, एक तांबे का। जब एक छोटा सा पावरफुल चुंबक प्लास्टिक के पाइप से गिराया गया, तो वो धड़ाम से नीचे आ गया, जैसा कि होना चाहिए। लेकिन फिर असली जादू हुआ। जब वही चुंबक तांबे के पाइप में डाला गया,
तो वो ऐसे नीचे उतरा जैसे हवा में तैर रहा हो, बहुत बहुत धीरे धीरे। जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे रोक रही हो। बिल्कुल। एक मिनट, तांबा तो चुंबक से चिपकता नहीं है, तो फिर ये हो क्या रहा था? कोई ट्रिक थी क्या? कोई ट्रिक नहीं, ये प्योर फिजिक्स है। यहाँ जो अनदेखी शक्ति काम कर रही है उसे कहते हैं एडी करंट्स। एडी करेंट्स? हाँ, जब चुंबक उस तांबे के पाइप से नीचे गिरता है तो उसका बदलता हुआ चुंबकीय शक्ति मतलब मैग्नेटिक फील्ड तांबे के अंदर छोटे छोटे बिजली के चक्कर या भंवर पैदा कर देता है। इन्हीं को एडी करंट्स कहते हैं। ओके, तो तांबे में बिजली पैदा हुई, लेकिन उस बिजली ने चुंबक को धीमा कैसे किया? यहीं पर लेंस का नियम मतलब लेंसेज लॉ काम करता है। देखिए, इसे समझने का एक मजेदार तरीका है। आप लेंस के नियम को प्रकृति का सबसे जिद्दी या आलसी नियम मान सकते हैं। जिद्दी नियम? ये तो मजेदार है। हाँ, ये नियम कहता है कि जब भी कोई बदलाव होता है तो सिस्टम एक ऐसी चीज पैदा करेगा जो उस बदलाव का विरोध करेगी। अच्छा। यहाँ गिरता हुआ चुंबक एक बदलाव है, तो तांबे के अंदर पैदा हुआ एडी करंट कहता है रुको, ये चुंबक यहाँ सब कुछ बदल रहा है, मुझे ये पसंद नहीं, मैं इसे वापस धकेलूंगा। तो वो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। एग्जैक्टली। वो करंट अपना खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो गिरते हुए चुंबक के खिलाफ काम करता है और उसे धीमा कर देता है। वाह, तो ये एक तरह का अदृश्य ब्रेक है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये करंट चुंबक को पूरी तरह से रोक क्यों नहीं देता? वो बस धीमा क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ब्रेकिंग फोर्स चुंबक की स्पीड पर निर्भर करता है। चुंबक जितना तेजी से गिरेगा, एडी करंट उतना ही मजबूत होगा और ब्रेक उतना ही ज्यादा लगेगा। अच्छा। जैसे चुंबक धीमा होता है, ब्रेकिंग फोर्स भी कम हो जाता है, इसलिए वो रुकता नहीं, बस एक धीमी स्थिर गति से नीचे आता है। और क्या इसका कोई असली दुनिया में इस्तेमाल है या ये सिर्फ एक कूल पार्टी ट्रिक है? अरे, इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। कुछ हाई स्पीड ट्रेनों और रोलर कोस्टर में मैग्नेटिक ब्रेकिंग इसी सिद्धांत पे काम करती है। अच्छा। हाँ, पहियों के पास शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं। जब ट्रेन को रोकना होता है तो इन मैग्नेट को ऑन कर दिया जाता है। पहियों में जबरदस्त एडी करंट पैदा होता है जो ट्रेन को बिना छुए, बिना किसी घर्षण के धीमा कर देता है। इसका मतलब मेंटेनेंस भी कम होता होगा। बिल्कुल, कोई पुर्जा घिसता नहीं तो मेंटेनेंस बहुत कम होता है। तो अभी तक हमने एडी करंट से एक अदृश्य ब्रेकिंग फोर्स को देखा। अब बातचीत एक और अदृश्य ताकत की तरफ मुड़ती है जिसे हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं और चला सकते हैं। हाँ, छात्रों को दुनिया की सबसे सरल मोटरों में से एक बनाना सिखाया गया, होमोपोलर मोटर। और जब आप कहते हैं सरल तो मतलब वाकई सरल? वाकई सरल। सिर्फ 4 चीजें चाहिए थी, एक AAA बैटरी, एक लोहे की कील, एक छोटा गोल चुंबक और तांबे के तार का एक टुकड़ा, बस। ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ इन 4 चीजों से आप एक कील को नचा सकते हैं? जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था तो मुझे लगा था कि इसमें कोई ना कोई ट्रिक होगी। कोई ट्रिक नहीं, सेटअप बहुत आसान है। कील के चौड़े वाले हिस्से पर चुंबक चिपका दो, फिर कील की नोक को बैटरी के नेगेटिव सिरे पे टिका दो। ठीक है। अब कील और चुंबक बैटरी के नीचे लटक रहे हैं। फिर जैसे ही आप तार के एक सिरे को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और दूसरे सिरे को साइड से घूमते हुए चुंबक से छूते हैं, कील घूमने लगती है। हाँ। यहाँ कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है? इसे कहते हैं लोरेंज बल, लोरेंज फोर्स। जब बैटरी से करंट तार के जरिए चुंबक तक पहुंचता है तो वो करंट चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। और फिजिक्स का नियम है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर एक धक्का लगता है। एक बल काम करता है। हाँ, एक बल। यही बल उस कील को गोल गोल घुमा देता है। और यहाँ सीखने का सबसे बड़ा मौका तब आया जब एक ग्रुप की मोटर चली ही नहीं। बिल्कुल। उन्होंने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। और इंस्ट्रक्टर ने उन्हें जवाब नहीं बताया, बल्कि उनसे सवाल पूछे, क्या बैटरी में दम नहीं है? दूसरी लगाकर देखो। क्या चुंबक कमजोर है? उसे बदल कर देखो। जब कुछ काम नहीं किया तब पता चला कि दिक्कत कील में थी। हाँ, दिक्कत कील में थी। शायद उस पर कोई परत चढ़ी हो। जैसे ही उन्होंने कील बदली, मोटर घूमने लगी। तो असल में मोटर का न चलना ही सीखने का सबसे बड़ा मौका बन गया। बिल्कुल। ये सिर्फ ट्राई अगेन वाली बात नहीं है। नहीं, ये एक तरीका सीखने की बात है कि जब कुछ काम ना करे तो गुस्से या निराशा में सब कुछ बदलने की बजाय एक एक हिस्से को शांति से देखो। एग्जैक्टली। और विज्ञान में 99% काम यही होता है, चीजें पहली बार में काम नहीं करती। सही कहा, असली वैज्ञानिक सोच वहीं से शुरू होती है। एक और चीज जो बच्चों ने नोटिस की, जब वो तार हटाते थे तब भी कील कुछ सेकंड के लिए घूमती रहती थी।
ऐसा क्यों? ये है जड़त्व यानी इनर्शिया, न्यूटन का पहला नियम। कोई भी घूमती हुई चीज तब तक घूमते रहना चाहती है जब तक कोई बाहरी बल उसे रोके नहीं। ठीक वैसे ही जैसे स्विच बंद करने के बाद पंखा कुछ देर तक घूमता रहता है। बिल्कुल, यहाँ हवा का घर्षण और कील की नोक का घर्षण धीरे धीरे उसे रोक देता है। फिर तो एक्सपेरिमेंट को एक कदम और आगे ले जाया गया। कील पर एक छोटा सा कागज का झंडा लगाकर 4 अलग-अलग टेस्ट किए गए। हाँ, ये देखने के लिए कि मोटर के घूमने की दिशा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पहला, नॉर्मल हालत में दिशा देखी, मान लीजिए क्लॉकवाइज। ठीक है। दूसरा, चुंबक को पलटकर लगा दिया तो दिशा उल्टी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा, बैटरी को उल्टा कर दिया, मतलब करंट की दिशा बदल दी। तो भी दिशा उल्टी हो गई। हाँ, दिशा फिर से उल्टी हो गई। और चौथा, जो सबसे दिलचस्प था, या बैटरी और चुम्बक दोनों को एक साथ उल्टा किया गया। तो दिशा वापस पहले जैसी हो गई, क्लॉकवाइज, क्योंकि 2 बार उल्टा करने का असर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है ना। इससे बच्चों ने अपने हाथ से करके सीखा कि मोटर की दिशा करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दिशा पर निर्भर करती है। तो हमने एक अदृश्य बल देखा, फिर उस बल को इस्तेमाल करके एक मोटर बनाई। अब कहानी एक ऐसी चुंबक की तरफ बढ़ी जिसे हम अपनी मर्जी से चालू और बंद कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये बनाना और भी आसान था, बस एक कील के ऊपर तांबे का तार लपेटना था और तार के दोनों सिलों को बैटरी से जोड़ना था। और जैसे ही करंट चालू हुआ, वो साधारण सी लोहे की कील एक चुंबक बन गई। हाँ, और पेपर क्लिप्स उठाने लगी, और जैसी बैटरी हटाई, क्लिप्स नीचे गिर गईं। मतलब इसका चुंबकत्व सिर्फ तब तक था जब तक बिजली थी। तो मेरा सवाल ये है कि इसे कितना शक्तिशाली बनाया जा सकता है? क्या मैं इससे सिर्फ पेपर क्लिप्स उठा सकती हूँ या एक कार भी? सैद्धांतिक रूप से आप इसे बहुत बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। इसकी ताकत 3 चीजों पर निर्भर करती है। आप तार के कितने चक्कर लपेटते हैं, आप कितना करंट दे रहे हैं, और कील किस मटेरियल की है। अच्छा। कबाड़ खानों में जो बड़ी बड़ी क्रेनें होती हैं, वो इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। वो एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेट से पूरी पूरी कार उठा लेती हैं और फिर करंट बंद करके उसे नीचे गिरा देती हैं। अच्छा, यहीं पर तार की मोटाई की बात आई थी, स्टैंडर्ड वायर गेज या SWG। और इसमें एक बड़ी अजीब बात थी कि नंबर जितना बड़ा होता है, तार उतना ही पतला होता है। ये तो बड़ा उल्टा लगता है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका एक ऐतिहासिक कारण है। ये इस बात पर आधारित है कि तार को बनाने की प्रक्रिया में उसे कितनी बार एक डाई, मतलब एक छेद से खींचकर पतला किया गया है। अच्छा। जितनी ज्यादा बार उसे खींचा गया, उतना ही नंबर बड़ा होता गया और तार पतला होता गया। तो 36 गेज का मतलब है कि उसे 26 गेज वाले तार से ज्यादा बार खींचकर पतला किया गया है। समझ गई। और बैटरी के बारे में भी बताया गया कि कैसे अलग-अलग तरह की बैटरी होती है, एल्कलाइन, लेड एसिड, लिथियम। ये सब जानना हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। और अब आते हैं उस आखिरी प्रयोग पर जिसने एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब दिया। क्या गैसों में वजन होता है? हम उन्हें देख नहीं सकते तो कैसे पता करें? हाँ। इसे साबित करने के लिए एक बहुत ही चालाकी भरा एक्सपेरिमेंट किया गया। एक बेस पर 2 मोमबत्तियां रखी गईं, एक छोटी और एक लंबी, दोनों को जला दिया गया। और फिर एक बड़ा शीशे का बीकर उल्टा करके उन दोनों के ऊपर रख दिया। अब सवाल था, कौन सी मोमबत्ती पहले बुझेगी? मेरा अंदाजा तो यही होता है कि छोटी वाली, क्योंकि वो नीचे है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। लंबी वाली मोमबत्ती पहले बुझ गई। 1 मिनट, ये समझ नहीं आया। मैंने हमेशा पढ़ा है कि गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है, तो मोमबत्ती से जो गर्म कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसे तो ऊपर उठना चाहिए था। फिर उसने ऊपर वाली मोमबत्ती को ही पहले क्यों बुझा दिया? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यहीं पर कंफ्यूजन होता है। देखिए, यहाँ 2 चीजें एक साथ हो रही हैं। CO2 गर्म होने की वजह से ऊपर तो उठती है, ये सही है, लेकिन वो ऑक्सीजन के मुकाबले भारी भी होती है। तो उस बंद बीकर के अंदर गर्म होने की वजह से वो तेजी से ऊपर जाती है और बीकर की छत के पास जमा होने लगती है। क्योंकि बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, वो ऊपर एक परत बना लेती है और वहां मौजूद सारी ऑक्सीजन को नीचे की ओर धकेल देती है। नतीजा ये होता है कि ऊपर वाली यानी लंबी मोमबत्ती का ऑक्सीजन से संपर्क पहले टूट जाता है और वो बुझ जाती है, और नीचे वाली को थोड़ी और देर तक ऑक्सीजन मिलती रहती है। हाँ, इस एक सरल से प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि गैसों का भी वजन होता है। एक और अदृश्य चीज जिसे हम इस एक्सपेरिमेंट के प्रभाव से देख पाएं। तो मर्फी के नियम और एक वादे से शुरू होकर अदृश्य एडी करंट, लॉरेंस बल
और आखिर में गैसों के वजन तक, ये पूरी बातचीत इस बात का सबूत है कि विज्ञान को महसूस करके, उसे खेल कर और उसमें फेल होकर ही सबसे अच्छी तरह सीखा जा सकता है। इसमें सहयोग का भी एक गहरा संदेश था। जब बच्चे मोटर बना रहे थे तो उन्हें मेट्रो का उदाहरण दिया गया। अगर हर कोई धक्का देकर पहले अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो दरवाजे पर जाम लग जाएगा। और कोई अंदर नहीं जा पाएगा। नहीं है, लेकिन अगर आप 2 लोगों को पहले निकलने दें तो आपके लिए ज्यादा जगह बनती है और आप जल्दी अंदर पहुंचते हैं। सीखने में भी यही होता है। अपना ज्ञान बांटने से वो बढ़ता है, कम नहीं होता। और इस बातचीत में एक जगह जिक्र आया कि कैसे एक सेंसर की मदद से उन छात्रों को भी प्रयोग महसूस कराया जा सकता है जो देख नहीं सकते। वो एक बहुत शक्तिशाली विचार छोड़ जाता है। और वही हमारे आज के विचार का विषय है। हमने देखा कि कैसे इन प्रयोगों ने अदृश्य शक्तियों को दृश्य बनाया। तो सवाल यह है कि आज की तकनीक के साथ हम विज्ञान के कौन से दूसरे अदृश्य पहलुओं को, जैसे ध्वनि तरंगों की बनावट, या किसी अणु की संरचना को, उन लोगों के लिए महसूस करने लायक या सुनने लायक कैसे बना सकते हैं जो उन्हें पारंपरिक तरीकों से अनुभव नहीं कर सकते।